नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कद्र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। अदिति और रोहन कॉलेज जा चुके थे। अजय जी नहाकर निकल चुके थे। नाश्ता मेज पर लगाकर मैं जल्दी जल्दी टिफिन पैक करके ले आई। अजय जी ने बहुत ही अनिच्छा से नाश्ता किया और रोज की तरह ही बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। मैंने बिखरी हुई रसोई समेटी, चाय का कप लिया और आकर थकी हुई सी सोफे पर बैठ गई। पूरे दिन में यही कुछ पल मेरे होते हैं। यह कुछ फुर्सत के क्षण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हीं पलों में डूबती उतरती मैं इन पलों में मैं अपने विचार में डूबती उतरती रहती हूँ। सुख दुख का हिसाब करती हूँ। जीवन की धूप छांव को भी महसूस करती हूँ। एक बार अजय और बच्चे घर लौट आते हैं, तब तो समय पंख लगाकर उड़ने लगता है और मैं चकरघिन्नी सी बनकर इन सब के चारों ओर घूमती रहती हूँ। सोफे पर आराम से सिर पीछे टिकाकर मैं अतीत के गहरे सागर में उतर गई। याद आती है विवाह के समय बैंड पर बज रही वो धुन, छोड़ बाबुल का घर पी के नगर, आज मोहे जाना पड़ा। माँ बहनों के गले लगकर सिसकियां मेरी रुदन में बदल गई थी। धीर गंभीर पापा और भैया भी मुंह फेरकर अपने आंसुओं को छिपाने की विफल कोशिश कर रहे थे। भाभी ने सांत्वना देते हुए कहा था, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, देखना अजय जी और ससुराल वाले तुम्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। मैंने सपनों की बहुत ऊंची उड़ान तो नहीं भरी थी, पर मुझे भी विश्वास था कि अपने रूप और गुण के सहारे अजय और ससुराल का दिल मैं अवश्य ही जीत लूंगी। रूप गुण के साथ साथ मैंने म्यूजिक में एमए भी तो किया था। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जैसे ही डोली ससुराल के घर के सामने रुकी, मेरा दिल एक बारगी जोरों से धड़क उठा। जेठानी ने सहारा देके उतारा मुझे। मैं धीमे धीमे चलने लगी। अचानक झटका सा लगा। देखा, अजय जी तो बिना पीछे देखे तेज कदमों से चले जा रहे हैं और मेरा आंचल खींचा जा रहा है। किसी बेजुबान गाय या बकरी की तरह घसीटती हुई मैं दरवाजे तक पहुंच गई। कुछ रस्में पूरी करके मुझे सोफे पर बिठा दिया गया। घर में शादी सा माहौल नहीं था, न ही नई दुल्हन को देखने का चाव ही था। रिश्तेदार जाने की जल्दी मचा रहे थे। मिठाइयों के बंटवारे पर शोरगुल मचा था। ये सब देखकर मेरा सिर दर्द करने लग गया। पर चाय की एक प्याली तो दूर, किसी ने पानी भी नहीं दिया। सास ससुर जेठ सब शादी में जो कमियां रह गई थी, उसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वातावरण में शांति छा गई। जैसे तैसे डिनर करके सब सोने की तैयारी में थे। मुझे भी लगभग ठेल कर अजय जी के कमरे में भेज दिया गया। कमरे में जाकर पाया अजय जी तो खर्राटे भरकर सो रहे। मैं मन महसूस कर रह गई। सोचा बेचारे थकावट की वजह से सो गए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अजय जी मुझसे कटे कटे से रहते हैं। सोचा शायद भरे पूरे परिवार में बातचीत करने से शर्माते होंगे। कुछ ही दिनों में हम अजय जी की कार्यस्थली दिल्ली पहुंच गए। सामान का ट्रक पहले ही पहुंच गया था, जो कुछ खास दोस्तों ने सरकारी फ्लैट में लगवा भी दिया था। मुझे अपने नए घर की बागडोर संभालने का बड़ा उत्साह और चाव था। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अपनी कार्यकुशलता और रूप गुण से सहज ही इनका दिल जीतकर आदर्श पत्नी बनकर मैं अजय जी के दिल पर राज करूंगी। 3-4 दिन तो अजय जी के दोस्तों के घर दावतें चली। आखिर वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालने का शुभ अवसर मिल ही गया। शादी के बाद इनके ऑफिस जाने के पहले दिन मैंने बड़े ही चाव से खाना बनाया। दाल चावल सब्जी और खीर बनाकर टिफिन पैक करके इन्हें दे दिया। पूरे दिन सोचती रही, आज मेरी पाक कला की परीक्षा है। ये टिफिन खोलेंगे तो खुश हो जाएंगे। शाम के लिए हल्का सा नाश्ता बनाकर मैं बेकरारी से अजय जी की राह देखने लगी। अजय जी आए, साथ में लाए एक कड़वा सा उल्हाना। घर आते ही बैग एक और रखकर मुझे जोर से आवाज देकर बुलाया। मैंने सोचा चाय या पानी कुछ चाहिए होगा, मगर मामला तो कुछ और ही था। वो मुझे डांट कर बोले, मैं ऑफिस जाता हूँ या पिकनिक मनाने के लिए जाता हूँ? आज टिफिन में क्या क्या भर दिया था? इस हिसाब से मुझे टिफिन देती रही तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी। मेरी सेहत खराब करके मानोगी क्या? और साथ में महीने का बजट भी गड़बड़ा जाएगा। महीने का राशन 15 दिन में खत्म कर दोगी, उसके बाद का राशन तुम्हारे मायके से आएगा क्या? ये सब सुनकर मैं बुरी तरह आहत हो गई।
मुझे इतना बुरा लगा कि चाय बनाने के बहाने से मैं किचन में चली गई और यत्न से रोके हुए मेरी रुलाई फूट पड़ी। याद आया, माँ ने समझाया था कि आरंभ में नए घर में सामंजस्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर साथ साथ रहते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए, स्वभाव और आदतों को जानकर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। यही सोच मन को सांत्वना देकर नई गृहस्थी की डगर पर मैं चल पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद ये समझ में आने लगा कि यह रास्ता आड़े तिरछे होने के साथ साथ बहुत ऊंचा नीचा भी है, खूब गड्ढे हैं बीच में। असल में बचपन से इनके मन में पुरुषत्व को ऊंचाई पर, नारीत्व को नीचे और है यह समझने का भाव अंकुरित होकर अब एक मजबूत पेड़ में बदल चुका था। मेरा रूप रंग, शिक्षा, कार्यकुशलता सब कुछ इनके सामने नगण्य थी। अब तो रोज ही ये मेरे कार्यों में मीन मेख निकाल कर डांटने का अवसर ही खोजते रहते थे। मेरा मन बुझने सा लगा था। सोचती, क्या करूं कि जिससे ये खुश रहे। मैं लोकलाज के डर से जबान पर ताला लगा के रहती। इनका क्रोध प्रदर्शन भी इतनी ऊंची आवाज में होता था कि साथ वाले फ्लैटों के खिड़कियां और दरवाजे पटापट खुलने लगते। एक दिन तो अपमानित करने की सारी सीमा इन्होंने पार कर दी। पड़ोस की मल्लन भाभी डोसा लेकर आई। बोली, आज रविवार है, मेरे हाथ का बना नाश्ता करिए। उन्होंने जैसे ही प्लेट मेरी ओर की, इन्होंने प्लेट अपनी ओर ले ली। मुझे देखकर बोले, अरे भाभी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं और मल्लन भाभी दोनों देखती रह गई। ये बोले, ये क्या जाने डोसा बनाना और खाना। मल्लन भाभी चुपचाप ही चली गई। उन्हें भी बड़ा बुरा लगा था। इनके द्वारा अपमानित तो मैं बहुत हुई थी, पर ऐसे किसी गैर के सामने ये पहली बार ही था और मुझे इतना बुरा लगा, मन में गहरी टीस उठी। कुछ समय के बाद जब मुझे पता चला कि मुझे मातृत्व सुख मिलने वाला है, तो मैं फूली न समाई। सोचने लगी, जब अजय जी को ये खुशखबरी दूंगी तो कितने खुश होंगे। सारा गुस्सा, सारे ताने पालंब भूल कर रह जाएंगे। शाम की चाय के समय मैंने संकोच से इन्हें संकेत दिया कि वो पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर बजाय खुश होने के, ये अनमने से होकर बोले, अरे इतनी जल्दी ये मुसीबत। फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है ठीक है, 2 महीने के बाद अपने मायके वालों से कह देना, आकर तुम्हें ले जाएंगे। डिलीवरी भी वहीं हो जाएगी। अम्मा तो दौड़ भाग कर नहीं सकती, घुटनों के दर्द से लाचार है। मैंने डरते डरते पूछा, मेरे जाने पर आपकी देखभाल कौन करेगा। ये सुनकर ये फिर अपने चिर परिचित मूड में आ गए, चिल्लाने लगे। बोले, तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो, फालतू की बहस मत करो, अपने जाने की तैयारी कर लो। कुछ समय के बाद ही कुछ समय के बाद ही भाई साहब भैया आकर मुझे लिवा कर ले गए। अजय जी ने भाई साहब भैया से सिर्फ औपचारिक बातें की। करीबी रिश्तेदारों वाली तो कोई बात थी नहीं इन दोनों के बीच में। कटे कटे से रहे पूरे समय। घर पहुंचकर भैया बोली पड़े, मुझे तुम्हारे अजय का स्वभाव कुछ अटपटा सा लगा। हंसी मजाक तो बहुत दूर, उन्हें तो मैंने मुस्कुराते हुए तक नहीं देखा। ये सुनकर मैं सकपका गई। बात को संभालते हुए बोली, भैया, ऑफिस में काम का बहुत दबाव है इन पर। ऐसे में मेरा मायके आ जाना, यही सब उन्हें उदास कर गया होगा। सरल स्वभाव के भैया ने मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। मायके में मेरी खूब सेवा हुई। खुशहाल वातावरण में समय पंख लगाकर उड़ गया। मेरी डिलीवरी का समय भी आ गया। लेबर पेन शुरू होते ही मुझे माँ पिताजी अस्पताल ले गए। पिताजी ने मेरे ससुराल और अजय दोनों ओर सूचना भिजवा दी। 8 घंटे की कठिन प्रसव पीड़ा सहते सहते अजय जी और ससुराल वालों को भी मैं अपने पास देखना चाहती थी, पर निराशा ही हाथ लगी। लेडी डॉक्टर ने जब जुड़वा बच्चे होने की खबर दी तो मेरा मन खुशी से नाच उठा। मेरा मातृत्व एक बेटा और एक बेटी साथ साथ में पाकर निहाल हो गए। मैंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़ दिए। भैया और पिताजी मिठाइयाँ बांट रहे थे। अम्मा और भाभी मेरी सेवा में जुटी हुई थी। ऐसे में निर्विकार चेहरा लिए अजय जी आकर खड़े हो गए। बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर न प्रसन्नता आई और न ही रौनक आई। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। वे बस बच्चों को देखते रहे। 2 दिन अजनबियों की तरह रुक कर वापस चले गए। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ आकर हम सब पर उन्होंने बड़ा एहसान ही किया हो।
जाते जाते भैया को फरमान सुना गए। 1.25 महीना होते ही सुधा को दिल्ली पहुंचा जाना। मुझे घर के कामकाज में बहुत परेशानी हो रही है। 1.25 महीना पूरा होते ही भैया मुझे दिल्ली छोड़ने आए। मायके में तो अम्मा और भाभी के सहयोग से दोनों बच्चे संभल रहे थे, पर यहाँ दिल्ली आकर कमजोरी की हालत में दोनों बच्चों को संभालना एक चुनौती से कम नहीं था, जिस पर इनकी तरफ से जरा भी सहायता या मदद का हाथ नहीं था। भैया ने जाते जाते इनसे कहा कि सुधा के लिए 2 बच्चों के साथ घर का कामकाज संभालना कोई आसान काम नहीं है। आप जल्दी ही कोई काम वाली रख लीजिए, सहायता के लिए रख लीजिए। भैया के सामने तो इन्होंने हामी भर दी, पर उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब तो मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कमजोर शरीर के साथ दोनों बच्चों को संभालना और घर का सारा काम करना कोई सादा हंसी खेल न था। काम वाली बाई रखने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। आखिर एक दिन मैंने ही हिम्मत करके कहा, अजय, मैं पड़ोस में पता करती हूँ किसी काम वाली का। इधर आसपास बहुत घरों में आती है। ये सुनकर इनकी त्योरियों में बल पड़ गए। जोर से बोले, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि काम वाली बाइयां रखो। अगर खुद को कोई महारानी समझती हो तो मायके से लेकर आना था। उनकी ये बात सुनकर तो मैं सन्न रह गई। अच्छी खासी पोजीशन पर हैं, फिर घर खर्च पर ये इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, मैं समझ नहीं पाई। अपनी अम्मा, बहन और भाभी के लिए तो दिल खोलकर तोहफे देते हैं। अभी कुछ समय पहले ससुराल से सब आए थे, तब तो दिल खोलकर खर्च किया था। बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। यह अभी तक मुझे पराए घर से आई हुई समझते हैं। मेरे लिए इनके दिल में न प्यार है और न ही परवाह है। इसी को अपना भाग्य मानकर मैंने नए सिरे से स्वयं को समेटा और जीवन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। इसी तरह से मायूसी में मेरे दिन, महीने, साल गुजरने लगे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मैंने अब अपना पूरा ध्यान बच्चों की देखरेख में ही लगा दिया। बच्चों को देखकर मैं निर्मोही अजय को और उनकी ज्यादतियों पर ध्यान देना भूल जाती। हमेशा सोचती, अजय ने तो पराया कर दिया, कहीं बच्चों का स्नेह और प्यार ना खो दूं मैं। मेरा समर्पण लेकिन किसी काम ना आया। अजय किसी न किसी बात पर खटपट लगाए रहते थे। मैं सुध बुध भूल कर काम में लगी रहती, तन बदन की सुध बुध न रहती। एक दिन मुझे देखकर बोले, तुमसे अच्छी तो काम वाली बाइयां रहती है। सस्ते कपड़े होते हैं पर सलीके से रहती है। तुम तो उनसे भी बदतर लगती हो। ये सुनकर मैं खून का घूंट पीकर रह गई। अजय के ऑफिस जाने के बाद मैंने आईने में खुद को निहारा। अजय की यह बात तो मुझे सही लगी, क्योंकि घर परिवार के लिए त्याग करते करते मैंने तो अपने रूप रंग को भुला ही दिया था। उस दिन मैंने अजय के ऑफिस आने से पहले खुद पर कुछ समय दिया। नहाकर आसमानी रंग की साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप करके आंगन में लगे मोगरे के फूलों से गजरा गूंद कर जूड़े में सजा लिया। अदिति और रोहन भी मेरा यह रूप देखकर मुस्कुराने लगे और मुझसे और प्यार से मेरी तरफ देखने लगे। अपने होश संभालने के बाद शायद पहली बार उन दोनों बेचारों ने मुझे सजा सवरा देखा था। मैं बेकरारी से अजय का इंतजार करने लगी। आज तो मैं इन्हें चौंका ही दूंगी, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। शाम को अजय आए, पर मुझे देखकर त्योरियों में बल डालकर बोले, ये क्या नाचने वालियों की तरह गजरे लगाकर बैठी हो? उतारो ये सब, मुझे नहीं पसंद ये सब चीप फैशन। ये सुनकर मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। शादी के बाद पहली बार मैंने अपने गुस्से को बेकाबू होते देखा। मैंने गुस्से में गजरा नोचकर अजय की ओर फेंक दिया, जूड़ा खोल दिया और चिल्लाई, हाँ, मैं नाचने वाली बाई हूँ, देखोगे मेरा नाच? मेरा यह रौद्र रूप देखकर अदिति और रोहन भी सहम गए। मैं बच्चों को घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और जाकर धड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। सालों साल से दबाया हुआ आक्रोश आज आंसुओं की बरसात करने लगा। पहली बार घर में खाना नहीं बना, सब भूखे ही सो गए। मैं दोनों बच्चों को सीने से लगाकर सारी रात रोती रही। दोनों बच्चे समय से पहले ही समझदार हो गए थे। अजय का इस तरह के व्यवहार देखते देखते वे दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते। उन्हें मालूम था पूरे घर खर्च के लिए हम अजय पर डिपेंड थे। पढ़ाई में जरा सी भी लापरवाही होने पर मम्मी को दोषी मानकर प्रताड़ित किया जाएगा पापा के द्वारा।
इसी तरह धूप और छांव के मौसम में जीवन नैया को खेते हुए मैं चलती जा रही थी, पर अदिति और रोहन ने मेरे लिए मजबूत पतवार का काम किया। वे दोनों मेरे संबल बने हुए थे और मेरा ध्यान रखते थे। अब वो सब कुछ समझने भी लगे थे। बिना वजह से अजय का आक्रोश, गुस्सा, ये सब उन्हें समझ में आने लग गया था। अचानक डोरबेल की आवाज आई। तेज आवाज से मैं यादों के समंदर से उबर कर बाहर आ गई। यादों की लहरों से मेरा मन भी भीग गया था। जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाजा खोला तो पाया रोहन चेहरे पर चिंता के भाव लिए खड़ा था। बोला, क्या हो गया था मम्मी? कब से मैं डोरबेल बजा रहा था, आप खोल क्यों नहीं रही थी? मैं तो बड़ा घबरा गया था। मैं झेप गई, फिर बोली, बस थकावट से जरा सी झपकी लग गई थी बेटा। कैसे कहती कि मैं अतीत के गहरे सागर में उतर कर सब कुछ भूल गई थी। अदिति भी कॉलेज से आ गई थी। मैंने तीनों का खाना परोसा और मिलजुल के खाने लगे। दिन भर का यही समय था जो मुझे बड़ा सुखद लगता था। बच्चे खा पी कर अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर आराम के बाद पढ़ाई में जुट जाएंगे दोनों। दोनों का फाइनल में 1 महीना बाकी था। दोनों कठोर मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद तो उन्हें आगामी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल या पीजी में रहना होगा। मैं उनके जाने के बाद अपने अकेलेपन के बारे में सोच सोच कर घबरा जाती थी। मेरे दोनों बच्चे मेरे सूरज और चांद थे और मैं उनकी धरती। मैं उनके चारों चक्कर लगाती रहती थी। उनके चले जाने पर तो मेरी गति ही रुक जाएगी। वही अजय द्वारा दी गई प्रताड़नाएं जिन्हें मैं वही अजय द्वारा दी गई प्रताड़नाएं और ताने जिन्हें मैं बच्चों के प्यार में डूबकर प्रायः भूल चुकी थी, वही सब फिर से शुरू हो जाएगा। और दूसरा कुछ मेरे जीवन में आनंद का कोई क्षण शायद आ पाएगा। जब कभी ये डांटना शुरू करते, मैं बच्चों के कामों में लगकर उनकी डांट को अनसुना कर देती थी। बच्चे बड़े हो गए तो समझने लग गए थे कि पापा के स्वभाव में नेगेटिव बातें ही ज्यादा होती है। अपने को सर्वकार्य कुशल समझते हैं ये, और दूसरों को बड़ी हेय दृष्टि से देखकर कटाक्ष करना, व्यंग करना, ताने देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दोनों बच्चे मुझे समझा, मम्मी आप पापा की बातें एक कान से सुना करो और दूसरे से निकाल दिया करो, क्योंकि उनकी बातों में कुछ मतलब तो रहता नहीं। वे तो केवल डांटने के लिए डांटा करते हैं घर में सबको, और ये सब उनकी आदत में ही शुमार हो चुका है। वो तो अब बदलेंगे नहीं। मैं भी बच्चों की सलाह मानकर मस्त रहने लगी थी। अजय जी की अनुपस्थिति में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं संगीत में एमए थी, इसलिए अजय द्वारा मिली उपेक्षा संगीत की नदियों में मैं डुबो देना चाहती थी, पर इसकी भी इजाजत नहीं थी। बच्चों के फाइनल खत्म होकर रिजल्ट्स भी आ चुके थे। जहां मुझे बच्चों की सफलता पर खुश होना चाहिए था, उसके स्थान पर एक अलग से घबराहट और अवसाद ने मुझे घेर लिया था। मैं बड़ा मायूस सी महसूस कर रही थी। दरअसल अब आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर से बाहर जो जाना था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी कद्र, इसका प्रथम भाग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बड़ा पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक कद्र कहानी के दूसरे भाग के साथ में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।